और बात करते हैं उत्तरकाशी के पुरोला में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर कुमोला खड्ड में नाला उफान में आने से 10 दुकानें बहने की सूचना मिली है। न्यूज़ 18 पर आप पुरोला पर हुए नुकसान की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं और किस तरह से बरसात के कारण गदेरा उफान में आने से 10 दुकानें गदेरे में समा गई हैं। पुरोला में बरसात के बाद ये हालात बने हैं और इस क्षेत्र में रात भर लोग सो नहीं पाए हैं। यमुना घाटी में तेज बारिश से जगह जगह से नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। पुरोला में बारिश का कहर जारी है और इस बारिश के कहर की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। 10 दुकानें बह गई हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो हम दिखा रहे हैं कि भारी बारिश के बाद तबाही, और दूसरी तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बारिश के पानी के तेज बहाव में 10 दुकानें बह गई हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान पुरोला में हुआ होगा। में जो आज रात अतिवृष्टि हुई, उसके कारण लोगों को अति नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि लोगों को उचित मुआवजा मिला जाए और आगे भी इनकी देखरेख किया जाए। उत्तरकाशी में नौगांव राजगढ़ी मोटर मार्ग गदेरा उफान में आने से बंद हो गया है और इसके साथ ही जिले में गंगोत्री हाईवे के साथ ही 38 सड़कें बंद हैं। वहीं यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और वहीं बंद सड़कों को खोलने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में छरबा गांव में आज सुबह करीब 4 बजे भारी बारिश होने से कई लोगों के घरों में पानी भर गया और बढ़ते पानी की वजह से लोगों में दहशत भी फैल गई। वहीं मौके पर सुबह ही एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी और एसडीआरएफ के जवानों ने भी सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट नेताला और यमुनोत्री हाईवे खरादी डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से बंद हुआ है। तस्वीरें यमुनोत्री हाईवे की बताई जा रही हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में मलबा आया और नाला भी उफान पर है। वहीं मार्ग बंद हो जाने से हाईवे के दोनों ओर बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय फंसे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ दोनों ही हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। टनकपुर चंपावत हाईवे स्वाला के पास खुल गया है। बुधवार रात मलबे गिरने से हाईवे बंद हो गया है और जिसके बाद प्रशासन ने चंपावत कोतवाली गेट और टनकपुर ककराली गेट से वाहनों की आवाजाही पर एहतियातन रोक लगा दी है, लेकिन अब आवाजाही शुरू हो गई है। तो टनकपुर चंपावत हाईवे जो है उसे खोल दिया गया है। स्वाला के पास हाईवे बंद हुआ था, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोशिश करके इस हाईवे को खोला गया है, क्योंकि जो आने जाने वाले यात्री हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। रास्ते और जो हाईवे बंद होता है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दूर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले देखिए किस तरीके से भरभरा कर ये मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बंद किया गया एहतियातन के तौर पर। और दूसरी तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब इस हाईवे को खोल दिया गया है तो आने जाने वाले लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से, हाईवे बंद होने की वजह से थोड़ा लंबा सफर करना पड़ता है। बरसात के चलते टिहरी जिले में इन दिनों एनएच 94 पर सफर परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते आए दिन पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने के चलते ही एनएच बार बार बंद हो रहा है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी खतरा बना हुआ है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते रोड चौड़ीकरण से नरेंद्र नगर खाड़ी नागड़ी के पास से स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं होने से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जल्द एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि एनएच की मैं बहुत सी हर वर्ष बैठक लेता हूं, लेकिन इस बार भी बहुत जल्दी बैठक लेने वाला हूं, ताकि ये पहले से अलर्ट रहे और ऐसी जगहें जहाँ पर संभावनाएं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर तत्काल ट्रीटमेंट की व्यवस्था और जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं उनको करें।
उत्तराखंड में बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने अगले 48 घंटे तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आज के लिए ही बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान के बाद हंगामा मच गया है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मंच से बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस घर में तिरंगा ना लगा हो हम उसे विश्वास की नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। समाज उस घर को देखना चाहता है, उस परिवार को देखना चाहता है और भारत के प्रति असम्मान का भाव किस किस परिवार के अंदर है ये भी देखना चाहता है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने ऐसे परिवार का फोटो लेने की बात कही है जिस घर पर तिरंगा ना लगा हो। हालांकि बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में सफाई की। जिसके घर में तिरंगा नहीं है, जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की वजह से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा ना लगा हो। समाज देखना चाहता है उस घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असम्मान का भाव किस परिवार के अंदर है। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के तिरंगे को लेकर दिए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं और यही काम उत्तराखंड में बीजेपी कर रही है। वहीं जोशी ने बीजेपी पर देवभूमि की फिजा को खराब करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने महेंद्र भट्ट के बयान को बचकाना करार दिया है। इसी पूछना चाहता हूँ, उस बात का जवाब दें कि जब उनकी ध्वज वंदना हुई है गुरु पूर्णिमा के दिन, क्या उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? क्या राष्ट्रीय ध्वज की उन्होंने वंदना की कभी? जो लोग खुद ऐसा काम नहीं किए हैं वो दूसरों में भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। कांग्रेस भले ही महेंद्र भट्ट के बयान पर हमलावर हो और सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी भट्ट के बयान को सही करार दे रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस को हर काम पर सवाल खड़े करने की आदत हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष के बयान का भाव हर घर में तिरंगा लगने का था, राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त करने का भाव था, लेकिन अच्छे कामों पर भी अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस करती है। हर घर में तिरंगा लगने का और राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त करने का एक संदेश देना, उसके पीछे का सारा भाव यह था। सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाला बॉबी कटारिया उत्तराखंड पुलिस की रडार पर है। कटारिया ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसमें वो बीच सड़क में शराब पी रहा है और ये वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून के एसएसपी को इस वीडियो पर एक्शन लेने के लिए कहा है। बॉबी कटारिया हरियाणा का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहता है। तो हाल ही में जेल से छूट कर आया है बॉबी कटारिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि डीजीपी ने एसएसपी को इस पूरे मामले में जांच सौंप दी है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद बॉबी कटारिया जिस पर एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। बॉबी कटारिया के मामले में अब कांग्रेस पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर भी हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बॉबी कटारिया की ये हरकत देवभूमि को शर्मसार करती है और इस पूरे मामले में उत्तराखंड पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई है। क्या इतना आसान है उत्तराखंड देवभूमि में आना और यहाँ अराजकता फैलाना? क्या ये एक तमाचा नहीं है शासन प्रशासन और पूरी सरकार के मुंह पर? जो हरकत बॉबी कटारिया ने की उससे न सिर्फ उत्तराखंड शर्मसार है बल्कि दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक बदले जा सकते हैं सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और 70 से 80% प्रदेश पदाधिकारी भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक है कि तीनों प्रदेश महामंत्री बदले जा सकते हैं। बीएल संतोष से संगठन के मामलों को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है। वहीं महेंद्र भट्ट आज देहरादून लौटेंगे। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खेल एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने को लेकर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम धामी ने लिखा है कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि के सपूत एवं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी ऋषभ पंत को उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का फैसला लिया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऊधम सिंह नगर के गुलरभोज के बौर जलाशय में राष्ट्रीय काइंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। 22 अगस्त से 25 अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 24 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन प्रतियोगिता पर बौर जलाशय से सटे हरिपुरा जलाशय में कुछ दिन पहले दिखा मगरमच्छ ग्रहण लगा सकता है। मगरमच्छ दिखने के बाद जिला प्रशासन को आयोजन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। जिला प्रशासन ने जलाशय में मगरमच्छ की संख्या और सुरक्षा को लेकर वन विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि पर्यटन अधिकारी का कहना है कि प्रतियोगिता बौर जलाशय में होनी है, जबकि मगरमच्छ हरिपुरा में दिखाई दिया है। पूरी सुरक्षा इंतजामों के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई जाएगी। तैयारियां चल रही। मगरमच्छ हरिपुरा जलाशय पे देखा गया है, बौर जलाशय में नहीं है। और प्रतियोगिता के दौरान वहां पर पूरा प्रकाशन रखे जाएंगे और जिसमें फॉरेस्ट विभाग की टीम और जो जल पुलिस की टीम वगैरह उसमें तैनात रहेंगी। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी प्राचीन परंपरा जो गुरुकुल में अपनाई जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार श्रावणी के दिन से वेद और कर्म कांड का अध्ययन करने वाले वेद पाठी उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में दीक्षा आरंभ करते हैं। रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाला श्रावणी पर्व भी हमारी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का शिक्षा सत्र इससे शुरू होता है। देश विदेश से भारतीय वेद, उपनिषद, ज्योतिष की शिक्षा लेने आए छात्र उपनयन के बाद ये ऋषि कुमार वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा के अधिकारी बन जाते हैं। समस्त देश से हमारे पास विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। नेपाल तक के विद्यार्थी भी हमारे पास अध्ययन करके और आज भी नेपाल में अच्छे पदों पर जो है कार्य कर रहे हैं। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने ऋषिकेश की विभिन्न प्राचीन और धार्मिक मंदिरों, आश्रमों में गुरुकुल की परंपरा आज भी जीवित है। उत्तराखंड के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों से कई छात्र यहाँ वेद कर्मकांड के अध्ययन के लिए प्रवेश लेते हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर भारतीय संस्कृति कर्मकांड को आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन इन छात्रों के लिए विशेष होता है। हमारा जो गुरुकुल का धर्म है यज्ञोपवीत, वो हमने आज से धारण कर लिया है और व्याकरण, साहित्य, वेद जो भी हमारे विषय हैं उसको हम आज से सही तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। रक्षाबंधन का दिन गुरुकुल परंपरा का विशेष दिन होता है, जिसे श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज से गुरुकुल में दूर दूर से आए छात्र वेद कर्मकांड जैसे विषयों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यूज 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान नारायण के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। भगवान नारायण को राखी बांधने के लिए भी तीर्थ यात्री देश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। राजनीति अपनी जगह है और त्योहार और रिश्तेदार अपनी जगह। कुछ ऐसी ही तस्वीर तब दिखी है जब विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने अपने भाई मनीष खंडूरी को राखी बांधी। देहरादून में अपने पिता और पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के घर पहुंचकर ऋतु खंडूरी ने ये पर्व मनाया है। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं ऋतु खंडूरी 2017 में पहले यमकेश्वर और 2022 में कोटद्वार से बीजेपी की
रक्षाबंधन पर कथक नृत्यांगना आरुषि निशंक ने डोईवाला में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को राखी बांधी। उन्होंने कहा है कि जवान देश की सुरक्षा के लिए इस पावन त्योहार पर भी अपने घरों या बहनों के पास नहीं जा पाते हैं। देश की सुरक्षा में तैनात किसी भी जवान को बहन की कमी ना खले, इसलिए वो रक्षाबंधन मनाने यहाँ पहुंचे। और रीता जी है हमारी और पूरी टीम है स्पर्श गंगा की। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह है और ऐसे में न्यूज़ 18 आज आपको उन बहनों से मिलवाने जा रहा है जिनके लिए उम्र के आखिरी पड़ाव में राखी की यादें जिंदगी जीने की नई उम्मीद है। साल की आशा पंजाब के भटिंडा की रहने वाली हैं। 4 साल पहले भाई ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। भाई कुछ साल तो उनसे मिलने आया, लेकिन अब उनकी तबीयत भी खराब है तो मिल नहीं पाते। आशा राखी के दिन को याद कर बताती है कि इस दिन वो सबके लिए खाना बनाती थी और पूरा परिवार मिल बैठकर त्योहार की खुशियों में शरीक होता था। यही माहौल 90 साल की बिमला के घर में भी था। बिमला बताती हैं कि 3 भाइयों में वो सबकी लाडली थी। परिवार में खुशनुमा माहौल था। अब यादों के सहारे जिंदगी जी रही हैं। तो भाई के साथ मनाते थे बचपन में, तो उनको राखी बांधते थे, बहुत खुश होते थे। अब भाई दूर है तो शादी के बाद यहाँ आ गए। शादी भी दिल्ली में हुई थी, अब यहाँ आ गए तो यहाँ का पता चलता है, तो यहाँ का बच्चे मनाते थे। अपने देवर के बच्चों से राखी बांधते थे। मैं उनका खाना बना के रखती थी तो वो मुझे कहते थे मम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। याद ही रहेगी, क्या रहेगी। दोपहर में एक त्योहार आता है, मनाते हैं। उत्साह रहता है रक्षाबंधन का। अपने भाइयों के साथ क्या यादें हैं आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। याद आती है? अब बीच में तो आकर मिल जाते हैं, अब नहीं आए। काफी समय से नहीं आए। काफी समय। वृद्धा आश्रम में जिंदगी गुजार रही इन महिलाओं की जिंदगी अब यादों के सहारे है, जिसमें सिर्फ खुशी और किसी के लिए भी मन में गुस्सा नहीं, बस जिंदगी का सफर ही यादगार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।